पहला पार्ट चल रहा है जुलाई 9 और समय। अब इसके बाद सेट्स समुच्चय पहला पार्ट। प्रश्नावली पहली चली 1.1 के लिए थ्योरी में बोल चुका। 1.2 के लिए केवल एक बात बोलनी है, कब सेट्स को इक्वल कहते हैं, दो समुच्चय बराबर कब कहे जाएंगे इसे बताना है। तो 1.1 में अब आप देखिए कि इस प्रश्नावली में संदेह जो हो तो पूछिए, फिर 1.2 के लिए, ठीक है। 1.2 के लिए एक टॉपिक फाइनाइट इनफाइनाइट बता चुके हैं, बिलोंग्स टू भी बता चुके हैं, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज को जरा जल्दी से कंप्लीट करिए और ओरल टाइप की है, ओरल काम चल जाएगा। और उसके बाद 1.2 के लिए मुझे एक तथ्य समझाना है, वो है इक्वल सेट्स। दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे वो दिखाना है, फिर 1.2 पर तुरंत आ जाएंगे। चलिए बताइए सर। 1.1 का पांचवे का दूसरा क्वेश्चन। 1.1 पांचवा सवाल है और उसका दूसरा पार्ट है। हाँ, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कर दे, ठीक है। तो जब सूचीबद्ध करेंगे तो उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। आइए, सेट बी इज गिवन एज सेट ऑफ ऑल एक्स, उन सभी अवयवों x का समुच्चय है, जबकि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक माना जाएगा, इंटीजर है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। और कैसा कंडीशन है, -12 से x लेस देन 9/2। 9/2 क्या है, 4.5, और ये क्या है, आधा, लेकिन ये ऋणात्मक है। तो जरा नंबर लाइन देखें आप, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। क्या 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर आ जाएगा 4.5, 9/2 है ना, ये 4.5 हो गया, आधा 9/2। और क्या माइनस आधा, तो ये 1 है, तो ये हो गया माइनस आधा। माइनस आधा और 9/2 के बीच पूर्णांक चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। तो आंसर में क्या बना, ठीक है, पूर्णांक चाहिए, तो उन्हें सूचीबद्ध करना था। तो अब बी में सूचीबद्ध करेंगे, अब ऐसा नहीं लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिख सकते, क्यों, 9/2 से बाहर चला गया, इसलिए 5 नहीं लिख सकते, उत्तर आ गया। बोलो समझ में आया है? देखो ध्यान से, पूर्णांक लिखना था। पांचवें का दूसरा उत्तर देखो क्या लिखा है, 1.1 पांचवें का दूसरा। हाँ, बी 0, 1, 2, 3, 4 यही उत्तर है, उत्तर सही आ गया। चलिए आप समझ गए, यही आंसर है। फिफ्थ का सेकेंड, आगे कोई पूछिए। और भी अभी कई प्रश्न होंगे संदेह वाले, और इसमें जो विचार लगाया वो दिखा दिया कि माइनस ऋणात्मक हाफ से, ठीक है, माइनस आधे से 9/2 4.5, इसके बीच में पूर्णांक कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब कौन सा 1.2 का कौन सा, सर शुरू करिए। 1.2 शुरू करें। आइए, तो 1.2 को शुरू करने के लिए इक्वल सेट्स की परिभाषा और देनी है, ठीक है। और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पहले ही बता चुके हैं। जब अवयवों की गणना की जा सकती है तब फाइनाइट सेट पहले ही लिख चुके। इनफाइनाइट अनंत होता है, जब आए हुए अवयव जो सेट के अंदर लिखे गए हैं उनकी गणना पूर्ण न की जा सके तब अनंत होता है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पहले ही बता चुके थे 1.1 के लेक्चर के लिए, और 1.2 के लिए इक्वल सेट्स बताने हैं, ठीक है। तो इक्वल सेट्स, ठीक है, तो समान समुच्चय बता रहे हैं।
तो 1.2 के लिए इक्वल सेट्स आएंगे। यही टॉपिक था, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के बाद क्या आया? समान समुच्चय। समान समुच्चय कब होते? देखो, इसमें दो चीजें आएंगी। पहली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो पहली शर्त ये है कि ए और बी समान समुच्चय बन पाए, इसके लिए ये जरूरी है दोनों ही समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है। और क्या हो कि एलिमेंट्स जो आएंगे, ठीक है, वो सब बराबर हो। ठीक है। ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, बिलोंग टू बी, ये होगा ऑल एक्स। दूसरी शर्त क्या है? ठीक, सारे एक्स जो आएंगे, ठीक है, सारे एक्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, वैसे ही बी में भी हो। ठीक है। तो अगर मान लो फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू बी कह दें, ठीक है, तो ये एक्स और वाई एक समान निकले, सेम एलिमेंट हो, एक्स और वाई बराबर होने चाहिए, ऐसे। तब हम दो सेट्स को बराबर कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, एक सेट हमने लिया ए 1 2 3 और दूसरा सेट हमने लिया बी। अब इसे कह रहे हैं ए बी सी। दोनों में यद्यपि की एलिमेंट्स बराबर है 3 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। केवल इसी आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि a इज इक्वल टू बी, ठीक है, बट हियर a इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? कारण है 1 इज नॉट इक्वल टू a, ठीक है, 2 इज नॉट इक्वल टू b, ऐसा 3 इज नॉट इक्वल टू c। ऐसा देख पा रहे हैं हम कि एलिमेंट्स तो सेम नहीं है। तो यहां पर यही मतलब है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेम होंगे तब मान सकते हैं ऐसा। अब दूसरा सेट उदाहरण ले रहे हैं। क्या? एक सेट लिया x और उसमें लिखे हैं a c e। y सेट लिया है, उसमें लिखा है c a e। हमने पाया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। साथ ही साथ क्या है, x के एलिमेंट्स a c e हैं, तो y के एलिमेंट्स भी a c e ही हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स इसके अंदर है, a यहाँ है, a यहाँ पर भी है, c यहाँ है, c यहाँ है, e यहाँ है, तो e यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं। क्या? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ऑल्सो क्या, ठीक है, एनी x बिलोंगिंग टू x, ठीक है, ऑल्सो एलिमेंट्स आर सेम, इसे कह दें, ऐसे कह दें, एलिमेंट्स आर सेम। तो तब हम कहेंगे कि दो सेट बराबर हो गए। अब ये जब हायर सेट अलजेब्रा लिखी जाएगी तो वहां जब सेट्स को इक्वल करना होता है तो इस तरह की थ्योरी फॉलो करेंगे। क्या? कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, और इसका अर्थ ये निकलता है बी के सारे एलिमेंट यदि ए में हो तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। ये जो दो बातें मूलभूत रूप में बताई हैं उनका अर्थ ये निकलता है क्या, कि ए बी का सबसेट हो तो फिर बी ए का सबसेट हो। अगर ऐसा हो जाए तो दो सेट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट बन जाए फिर से, तो ए और बी बराबर हो जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ सेट्स ये कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब चलिए 1.2 की ओर और चीजें देखिए। एग्जाम्पल्स भी जरूर देखने हैं, ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम्पल भी देखने हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 की ओर आइए। अब आपको बता चुके हैं कि कैसे आएगा इक्वल सेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो वो पूछिए, और एक्सरसाइज को जरा ध्यान से स्कैन करिए और पूछिए। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं।
सबसेट्स आगे है तो वो आगे बताएंगे, और सबसेट्स बता भी चुके हैं पहले वाले क्लास में भी। ये थोड़ा आगे का पार्ट भी बता दिया कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तभी ए बराबर बी है। ये जब 1.3 की ओर होंगे तब इसे और डिस्कवर करेंगे। ठीक है, आइए 1.2 देखिए जरा एक्सरसाइज। कहीं कोई संदेह उठ रहा हो तो बताइए। सर तीसरे का पहला। तीसरे का पहला, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित, परिमित फाइनाइट और अपरिमित इनफाइनाइट। ठीक है, तो आइए तो फिर से बता दें फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट ये बता चुके हैं पहले वाले में। फाइनाइट सेट कब आएगा, ध्यान रहे, परिमित कि अगर हम एलिमेंट्स गिने 1 2 3 ऐसे यहां तक आए 10 तक, है ना, तो अगर ये सेट था तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 10। ठीक है, तो ये परिमित हो गया। ठीक है, परिमित ऐसा रहेगा कि हम संख्या बता पाए, है ना, अवयवों की संख्या बता पाए। अब यही हूं, ठीक है, कि संख्या कितने अवयव हैं इसकी संख्या ज्ञात हो जाए। अगर ऐसा लें 1 2 3 4 ऐसे चलते जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और रुके ही नहीं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं ये ली हमने, सेट भी लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं अब कितनी है ये तो बता नहीं पाएंगे प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये पता है कि 1 से शुरू होंगी, गणना चलेगी 1 2 3 4 और आगे बढ़ती रह सकती है। तो प्राकृत संख्याएं ये कैसे गिनोगे। ठीक है, तो संख्या ज्ञात नहीं है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अज्ञात, क्या अज्ञात है, अज्ञात संख्याएं। ठीक है, तो ऐसा सेट क्या होगा, अपरिमित। अपरिमित, ठीक है। थर्ड, आइए थर्ड का सेकेंड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो परिमित और अपरिमित चूंकि पहले ही कक्षा में बता चुके थे लेकिन आपको शायद याद नहीं रहा, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट की बात आ रही है बी वाले में। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कह रहे हैं, तो फिर से बता दिया। तो अब कह रहे हैं सेकंड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अब वो तो पहले से बचपन से तुम्हें मालूम है क्या कि 26 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, है ना, उसमें संख्या निश्चित है, आप बढ़ा तो नहीं सकते 26 के बाद 27 28 29 30 या चलते रहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। सर पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला। हाँ वही बता रहे हैं, तीसरे का दूसरा, अब तीसरे का पहला बता देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय वो भी बता रहे हैं। ठीक है, कितने, ए बी सी, ये एक्स वाई जेड, कितने, टोटल 26, है ना। तो क्या हो गया, परिमित हो गया। अब आप कह रहे हैं पहला बताइए, तो पहला बता रहे हैं। पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, तो एक्स अक्ष ली, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए इसे कैसे लाओगे, रेखाओं का समुच्चय एक्स अक्ष के ठीक है, समांतर। देखिए आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बना देते हैं एक्स, अब आप 1 से बनाए, 2 से बनाए, 3 से बनाए, 4 से बनाए, 5 से बनाए, तो पता चला कि अगर 1 2 3 केवल इंटीजर्स पर ही अगर ऐसे लाइनें बनाते चले जाए
एक्स अक्ष के समांतर। तो पता चला इंटीजर्स ही, पॉजिटिव इंटीजर्स ही नहीं समाप्त हो रहे हैं, फिर नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे। तो पता चला ये तो अनंत रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं मिल जाएंगी ना। क्यों? जब संख्याएं ही अनंत हैं, 1 2 3 4 यही इनफाइनाइट है, तो बाकी नेगेटिव इंटीजर्स पर भी हम बना सकते हैं, और हर इनके बीच में भी बना सकते हैं, है ना। इनके बीच में भी तो बनाई जा सकती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बना सकते, केवल इंटीजर से ही लाइन पास होगी। तो समांतर, ठीक है, एक्स के समांतर रेखाएं कितनी है? अनंत है ना। साफ दिख रहा है, डायग्राम दे दिया गया, अनंत। तो सेट कैसा है? अपरिमित। चूंकि अनंत आया इसलिए क्या हो गया, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का जो समुच्चय है वो क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये अनुमान नहीं लगा पाए आप कि आपने सोचा 1 2 4 5 बन सकती हैं दूरी पर, लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर ओरिजिन लिखा था, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप प्राकृत संख्याओं को लेकर ही अनंत तक जा सकते हैं। तो अनंत रेखाएं बन गई। नीचे आ जाते तो फिर अनंत रेखाएं बन गई, अनंत और अनंत अनंत ही रहेगा। तो जब संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते तो क्या हो गया? अपरिमित हो गया। और फिर से पूछिए, ढूंढिए सवाल। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 1.3 शुरू के लिए। 1.3 आइए, सबसेट, उपसमुच्चय, यूनिवर्सल सेट। आइए 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में उपसमुच्चय की अवधारणा है कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। सबसेट उपसमुच्चय, ये समुच्चय से ही निकलेगा। ठीक है, तो देखो जरा सबसेट कैसे ले रहे हैं। ए हमने सेट लिया, सेट ए, एक सेट कंसिडर किया ए, और वो है 1 2 3 4 5। अब हम ले रहे हैं बी, बी इज 2 3 and 5। ठीक है, सी ले रहे हैं 1 6 9 4। ठीक है, अब यदि हम कहें क्या बी ए का सबसेट है, तो क्या होना चाहिए? फॉर बी टू बी सबसेट ऑफ ए, फॉर बी टू बी सबसेट ऑफ ए, फॉर बी टू बी सबसेट ऑफ ए क्या होना चाहिए? बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, है ना। ठीक है, सारे एलिमेंट्स फॉर बी टू बी सबसेट ऑफ ए, 2 क्या होना चाहिए? ए को बिलोंग करे, 3 क्या होना चाहिए? ए को बिलोंग करे, और 5 क्या होना चाहिए? ए को बिलोंग करे। मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। देखें 2 3 और 5। ठीक है, फॉर बी टू बी सबसेट ऑफ ए ये होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, बिलोंग टू, ठीक है, ए में जानी चाहिए। ठीक है, इस तब हम कहेंगे क्या? बी इज सबसेट ऑफ ए। अब सी को देखें तो पता चलेगा कि 1 तो जा रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 9 डजंट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये वाला आ गया। Therefore, C is not a subset of A. C A का सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट का ये मीनिंग हो गया। ठीक, अच्छा, अब ऐसा हो सकता है यूनिवर्सल सेट और जान ले। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय कैसा होगा, यूनिवर्सल सेट भी जान लें। यूनिवर्सल
सेट। हमने सेट लिया नेचुरल नंबर्स का, ठीक है क्या, 1 2 चलते गए इनफाइनाइट तक। एक सेट हमने लिया x और वो कह रहे हैं उसमें ऑड नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 एंड सो ऑन। तो पता चलेगा x इज सबसेट ऑफ n। ऐसा ही y लिया एक, तो y लेने पर हमने कहा 2 4 6 ऐसे जा रहा है, इवन नंबर्स है, ठीक है। तो तब भी कह रहे हैं क्या, y इज सबसेट ऑफ n। तो पता चला अगर सवाल में ऐसा हमने देखा कि हमें 2 सेट दिए हुए हैं और एक तीसरा सेट भी दिया हुआ है, तो ये दोनों सेट इस दिए हुए सेट के सबसेट हैं। तो प्रॉब्लम में कुछ सेट्स यदि किसी एक सेट के सभी सबसेट बन जाएं तो वो वाला सेट जिसके ये सब सबसेट बन गए हैं सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ऐसे में n is the universal set for x and y. n is the universal set for x and y, x और y के लिए ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। ध्यान रहे कौन सा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। x में हमने लिखा है ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स, y में हमने लिखा है इवन नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर आया, ठीक है क्या, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है एक्स वाई के लिए यूनिवर्सल सार्वत्रिक सेट कहलाया, ठीक है, समुच्चय कहलाया। तो ये है 1.3 में दो बातें थी, तो 1.3 पर जरा गौर करिए और फिर आगे बढ़े। तो 1.3 को भी ध्यान से देखिए और कहीं कोई संदेह उठता हो तो बताइए। आइए 1.3 से आपको पूछना है, बताइए, देखिए स्कैन करिए पूरा एक्सरसाइज ध्यान से, और कुछ डाउट अगर लगे तो पूछिए, फिर घर पर भी करेंगे तब पूछिएगा। फिर लास्ट में 1.4 आएगा वेन डायग्राम को लेकर और सेट अलजेब्रा को लेकर। लास्ट कौन सा होता है? 1.2 एक्सरसाइज का 3 का 5वां सवाल। 1.2 का 1.2 का तीसरे का 5वां मूल बिंदु 0 0 ओरिजिन से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय परिमित है या अपरिमित, फाइनाइट या इनफाइनाइट, है ना। तो मूल बिंदु से जरा देखिए कितने, आपको कई बार ऐसा लगता है कि निश्चित और फाइनाइट दिख रहा है, थोड़ा अच्छा विश्लेषण करना होता है और फिर आगे बढ़ते हैं। 1.2 थर्ड का 5वां मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कितना है, देखें जरा, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते। मूल बिंदु आ गया ये ओरिजिन, अब इससे पास होने वाले वृत्त कितने हो सकते हैं ये देखना है। अब रेडियस तो कुछ भी ले सकते हो, एक आया, अब वो कह रहे हैं ये भाई दूसरा आया, अब वो कह रहे हैं भाई ये तीसरा आया। अब बताओ इसी तरह से अब अगर हम इधर बनाने लग जाते, ठीक है, कि रेडियस हम ये ले जा रहे हैं इस तरह से, अगर इधर ले जाएं फिर हम इस तरफ ले आए फिर इस तरफ ले आए, तो बताइए अब अंदाज लग गया जब ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल्स क्या कि ये परिमित होंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताओ अब अंदाज लगाओ, ठीक है। मान लो इसके बाद मैं ऐसे बनाना शुरू कर देता, जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं सर्कल्स, यहाँ एक और फिर अब दूसरा, ठीक है। इस तरह से यदि हम सर्कल्स बनाते चले जाएंगे और हम अब यहाँ बना रहे हैं ये, फिर रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो रेडियस अब जो हम बढ़ाते जा रहे हैं उसका तो कोई अंत नहीं है ना। तो फिर से हम आए यहाँ पर ऐसे इस तरफ भी, तो बताइए कोई अंत है? जो आप वृत्त खींच रहे हैं, बार बार त्रिज्या बदल रहे हैं और वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो बताइए इस समुच्चय जो सर्कल्स का बनेगा, चूंकि रेडियस
ठीक है, हम अपने मन से आगे छोटी बड़ी करते चले जा रहे हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है ना, ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी। तो फिर क्या हुआ, ये परिमित वृत्त आएंगे सर्कल्स, फाइनाइट या इनफाइनाइट, क्या हुआ, हाँ इनफाइनाइट। तो देखिए जरा उत्तर देखिए किताब में क्या लिखा है, तो केवल ड्रॉ किया गया और उससे सही विश्लेषण हो गया कि परिमित होंगे कि अपरिमित होंगे। तो ये समुच्चय परिमित है कि अपरिमित, क्या लिखा है, तीसरे का पांचवा 1 पॉइंट क्या लिखा है, अपरिमित। तो आपको डायग्रामेटिकली जब मैंने दिखाया कोऑर्डिनेट से तो आपको अंदाज लग गया, ठीक है। अभी आपने सर्कल का इक्वेशन देखा भी नहीं है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पहली एक्सरसाइज सर्कल की है, वहां पहुंचे भी नहीं है, इसलिए ये धोखा आपको हुआ कि आप अंदाज नहीं लगा पाए कि परिमित वृत्त बनेंगे या अपरिमित वृत्त बनेंगे, ठीक है। तो 1.2 का आप तीसरा सवाल का पांचवा पार्ट अपरिमित वृत्त आपने सही उत्तर दिया। हमने केवल आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया और आप जान गए कि नहीं वास्तव में अपरिमित वृत्त बनेंगे, इसलिए जो समुच्चय है वो इनफाइनाइट सेट ही कहलाएगा, ठीक है। और कोई बात 1.2 से 1.3 की ओर देखते जाइए। तीसरा क्वेश्चन 1.3 का 1 का तीसरा, आइए, रिक्त स्थानों में सबसेट या नॉट अ सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तीसरा है एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स क्या आपके विद्यालय की कक्षा 11 की का एक विद्यार्थी है, ठीक है। ये अब दूसरा आया यहां पर सबसेट या नॉट अ सबसेट, ये लिखना है। एक्स दूसरा सेट है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का तो विद्यालय के विद्यार्थी सारे, ठीक है। और कक्षा 11 तो कक्षा के 11 के सारे विद्यार्थी आपके विद्यालय में ही तो पढ़ते हैं, है ना। तो आपके कक्षा 11 के विद्यालय के जो छात्र हैं वो अपने विद्यालय का क्या नाम बताएंगे, जो बाकी कक्षाओं के विद्यालय का नाम है, ठीक है, आपके विद्यालय में, है ना। तो क्या हुआ, आपकी 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं सेट में जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं, नाम दिए गए हैं, उन सभी के नाम आपके विद्यालय के विद्यार्थियों के नाम में शामिल है ना, ठीक। तो आसान बात हो गई क्या कि हम कहेंगे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का सेट यदि अवयव बनेंगे तो वो स्कूल जो दिया गया है विद्यालय के लिए जो एलिमेंट्स हैं विद्यार्थियों के उसमें शामिल हैं। सारे के सारे विद्यार्थी स्कूल में शामिल है कि नहीं है, स्कूल वाले सेट में है ना, बोलो। कक्षा 11 स्कूल की ही तो है, तो कक्षा 11 के विद्यार्थी स्कूल के विद्यार्थियों का जो सेट है उसमें शामिल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे। तो फिर हमारा क्या हुआ, ये सबसेट है दूसरे सेट का जो विद्यालय के विद्यार्थियों का सेट है ना, ठीक। और कोई पूछना है, हाँ 1.3, नो सर, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, तो 1.4 की ओर हम लोगों ने कुछ व्याख्या की है भी कि नहीं, ये देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट सेट अलजेब्रा लिखेंगे, तो 1.3 के बाद यूजिंग वेन डायग्राम सेट अलजेब्रा कुछ लिखी जा सकती है, ठीक है। और उसको आगे बढ़ाएंगे 1.4 ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो फिर जब अगली कक्षा आएगी तब सेट अलजेब्रा को आगे बढ़ाइए। हालांकि काफी डिलीट कर दी है सेट अलजेब्रा के जो रूल्स है उनकी प्रूविंग यहाँ पर नहीं है किताब में, लेकिन हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉज है सेट अलजेब्रा के ये प्रूव कैसे किए जाए, ठीक है। तो पहले 2 ऑपरेशन ही आएंगे, ठीक है। तो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिए। और 1.1 से लेकर 1.3 तक कोई डाउट रहे, आगे जो 1.4 आएगी वो सेट अलजेब्रा को लेकर आएगी, ठीक है, कि 2 सेट्स का यूनियन निकालें तो क्या होगा, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो अलजेब्रा क्या होगी राइट हैंड साइड, ये सब तो लॉस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा अगली कक्षा में, तो फिर मिलते हैं।